तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार विदेशी कर्मचारियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि विदेशी कर्मचारियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मुंबई। उसके बाद नई दिल्ली आता है। और इस लिस्ट में बात करोगे यानी कि पूरे विश्व में, तो मुंबई 127वां सबसे महंगा शहर है। वहीं नई दिल्ली 155वें स्थान पर आता है। और पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा हांगकांग। सेकंड नंबर पे ज्यूरिख जो कि है स्विट्जरलैंड में, और थर्ड पे है जेनेवा जो कि है स्विट्जरलैंड में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के बारे में पढ़ा था, जिसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। उसमें बताया था रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो पहले स्थान पे था वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। सेकंड नंबर पे कोपेनहेगन था जो कि डेनमार्क में है, और थर्ड नंबर पे था ज्यूरिख। उसमें दिल्ली 112वें स्थान पे था और मुंबई 117वें स्थान पे 117 नंबर पे। और अभी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 121वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 37 नंबर पे रहा, टॉप पे डेनमार्क रहा। उसके अलावा अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 135 नंबर पे है, टॉप पे आइसलैंड था। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2021 में गोल्ड को रिसाइकिल करने के मामले में कौन सा देश कौन से स्थान पर है। तो भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे चाइना था। उसके अलावा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बात करेंगे तो भारत सबसे आखिरी पे था, 180वें स्थान 80वें स्थान पे, टॉप पे डेनमार्क था। और अंकटाड ने एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची जारी की थी, उसमें भारत 7वें स्थान पे रहा, टॉप पे रहा यूएस। अभी आईआईएम अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक भी लॉन्च किया था। और विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में पहले स्थान पे यूएस की वायुसेना थी और दूसरे पे रशिया की वायुसेना थी। अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। उसमें भारत 54वें स्थान पे था, 54 नंबर पे, टॉप पे रहा जापान। उसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी याद रखो, इसमें भारत 136 नंबर पे है, टॉप पे फिनलैंड है। एक भ्रष्टाचार सूचकांक पढ़ा था हमने, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। इसमें भारत 85 नंबर पे था। लोकतंत्र सूचकांक पढ़ा था, डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था। इसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे रहा। और आईक्यू एयर ने जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी किया था, उसमें देशों में बात करोगे कंट्रीज में, तो टॉप पे बांग्लादेश है, भारत 5वें स्थान पर है। कैपिटल सिटीज़ में बात करोगे तो टॉप पे दिल्ली है, सेकंड पे ढाका है। और शहरों में बात करोगे तो जो राजस्थान का अलवर का भिवाड़ी शहर है वो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। और ये सारी इंडेक्सेस जो मैंने आपको बताई है, जो हमने रिवाइज की, ये सारी 2022 वाली हैं, तो ये तो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए। अच्छा बताइए, अभी जुलाई 2022 में टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह ने। तो भारतीय क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह। अभी इन्होंने टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट की पहली पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 29 तो रन बनाए हैं। इसमें उन्होंने 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और एक सिंगल काटा। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 एक्स्ट्रा रन दे डाले। और इस तरह से इनके टोटल रन हो जाते हैं 35 एक ओवर में। और इस तरह से अगर आप देखो तो स्टुअर्ट ब्रॉड ये क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगे ओवर करने वाले गेंदबाज बन गए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब पहली बॉल डाली तो इन्होंने चौका मार दिया। अगली बॉल वाइड बॉल गई, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने चौका मार दिया, तो वाइड बॉल का तो 1 रन और वो चौका मारा वो, तो टोटल 5 रन हो गए। फिर अगली बॉल डाली, वो 9 बॉल हो गई, उसमें उन्होंने छक्का मार दिया, तो 9 बॉल का 1 रन और वो छक्का मार दिया, यानी कि इसमें 7 रन बन गए। फिर अगली बॉल बिल्कुल सही बॉल डाली, यानी कि वो दूसरी बॉल गिनी जाएगी, तो उसमें उन्होंने चौका मार दिया। तीसरी बॉल पे फिर चौका, फिर चौथी बॉल पे फिर चौका, फिर 5वीं बॉल पे छक्का मार दिया, और छठी बॉल पे यानी कि ओवर की आखिरी बॉल पे उन्होंने सिंगल काटा। तो इस तरह से इन्होंने 35 रन बनाए।
अच्छा, दिनेश कार्तिक से आपको याद होगा, अभी T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर ये बने थे। और शिखर धवन IPL इतिहास में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे ये। और सुरेश रैना, इनसे दो प्रश्न आपको याद आते होंगे। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नाम से, और मालदीव ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। तो ये नाम भी अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए? तो आंसर होगा राहुल नॉर्वेकर। तो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का चुनाव जीत करके 45 वर्षीय बीजेपी विधायक राहुल नॉर्वेकर ये देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए हैं। पेशे से तो ये वकील हैं जो कि 2019 में पहली बार विधायक बने थे। क्या नाम है? राहुल नॉर्वेकर। आपको पता है अभी भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन बनी थी? रंजना प्रकाश देसाई। हज समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? AP अब्दुल्ला कुट्टी। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष बने थे इकबाल सिंह लालपुरा। ये नाम भी याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अपनी जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा पत्रकार कल्याण योजना, यानी कि जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो केंद्र सरकार ने जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण योजना समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें उन पत्रकारों के 16 परिवार भी शामिल हैं जिनकी कोविड-19 से मौत हुई थी। तो परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एक्चुअली में भारत सरकार ने, ये बात है 1 फरवरी 2013 की, उस वक्त पत्रकारों और उनके परिवारों को सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की थी जिसे क्या कहते हैं? पत्रकार कल्याण योजना। आपसे एक दिवस में पूछूंगा, विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, बताओ ये कब मनाते हैं? अभी कल ही पढ़ा था हमने, 2 जुलाई को मनाते हैं। और एक योजना है गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए ये योजना है। किसने शुरू की थी? उड़ीसा सरकार ने 2021 में शुरू की थी ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जुलाई 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा यायर लैपिड। तो अभी यायर लैपिड इजराइल के ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। किनके स्थान पर? नेफ्टाली बेनेट के स्थान पर। आपको याद है भी फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए मार्कोस जूनियर। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज। और कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने गुस्तावो पेट्रो। लेकिन बात यहाँ पे इजराइल की है, तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल इसकी जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री कौन है? इसाक हरजोग है। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। और आपको याद हो तो दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण ये इजराइल ने ही किया था और उस लेजर सिस्टम को नाम दिया था आयरन बीम। याद रखना, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश भी बना था इजराइल। अच्छा, हम इजराइल से कौन से ड्रोन खरीद रहे हैं? हेरोन ड्रोन। और आपको याद हो तो इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूके में किसे शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मिशेल पूनावाला को। तो मिशेल पूनावाला ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्रमुख वक्ता थी और उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया। अच्छा, अब यहाँ से कुछ पॉइंट आप लिंक कर पा रहे हो? जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, चीज़ों को लिंक कर करके याद करा करें तो आपको ज़रूर याद आएगा पूनावाला से, साइरस पूनावाला का नाम, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के CMD हैं। पिछले साल उनको एक पुरस्कार मिला था। चलो यही बता दो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। तो ये भी याद रखना। अभी आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? वो एक भारतीय लेखिका हैं, नाम है गीतांजलि श्री। उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और अनुवादक कौन है? ट्रांसलेटर कौन है? डेजी रॉकवेल हैं, तो उनका भी नाम याद रखना। फाल्गुनी शाह, ये नाम भी याद होगा। ये भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें अभी 64th नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला था। सरगम कौशल की बात करें तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीता था इन्होंने।
तो ये नाम ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है। इस योजना में क्या होगा? तो राज्य की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी बसें हैं उनमें 50% तक की किराए में छूट दी जाएगी। ये है नारी को नमन योजना। अच्छा, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये बताओ कि भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा ये कहाँ पे शुरू हुई थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। और अभी किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी शिमला है, विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को शुरू किया था। अभी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश में किया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है। पहली बार इसका आयोजन किया गया। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी बना था हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है वो 100वां हर घर जल वाला जिला बना है। और हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये कहाँ पे बना? तो आंसर होगा मंडी में। और 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी और इसको जीता है लद्दाख ने। अभी हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड भी मिला था। ये अवार्ड पाने वाली ये भारत की 8वीं राज्य पुलिस बनी थी। उसके अलावा आप जानते ही हो 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया था, हिमाचल प्रदेश के काजा में। और बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहाँ पे खुलेगा? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। जबकि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना था आपका हिमाचल प्रदेश। और आपको याद होगा, देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और ई कैबिनेट प्रणाली, ई कैबिनेट सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी है हिमाचल प्रदेश। रोहतांग टनल ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, जिसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश, तो ये आपको याद होने भी चाहिए, क्योंकि जब भी हिमाचल प्रदेश की बात होती है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। तो अब ये धीरे धीरे आपको पॉइंट्स याद हो रहे होंगे। और अगर आप नए चैनल से जुड़े हो, चीज़ें आपको अभी याद नहीं हो रही है, तो टेंशन मत लो, याद हो जाएगी, बार बार हम इनको रिपीट करेंगे। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। अब बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रवि शास्त्री। अभी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री, इनको फैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब आप पूछोगे फैन कोड क्या है? तो ये एक लाइव कंटेंट, स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है फैन कोड, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रवि शास्त्री। दीपिका पादुकोण याद है, अभी एक लग्जरी ब्रांड है लुई वुइटन, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी थी। आमिर खान अभी फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फार्म इजी ये एक हेल्थ केयर ऐप है। और एमसी मैरीकॉम जो कि बॉक्सर हैं, ये भी ल्यूपिन की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ल्यूपिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। चलो बताओ, अभी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने उसमें निवेश भी किया था। एक ड्रोन स्टार्टअप है ये। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने थे अक्षय कुमार। और बिहार के खादी ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे मनोज तिवारी। और अभी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी मनिका बत्रा। चलो आपके लिए एक प्रश्न है, ये मनिका बत्रा जो हैं, इनका संबंध किस खेल से है ये बता दो आप, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्पोर्ट्स पर्सन का नाम देंगे जो भी न्यूज़ में है और आपसे पूछ लेंगे बताओ संबंध किससे है। डिश टीवी के बने थे अभी ब्रांड एम्बेसडर, ऋषभ पंत नाम है। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बताओ ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? तो आंसर होगा विद्या बालन। याद रखना है, ये सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको जो भी न्यूज़ में थे। बढ़ते आगे। चलो बताओ,
जून 2022 में ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारतीय सेना के बीच नवी आर्मी स्टाफ वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? तो आंसर होगा देहरादून में। तो अभी 29 जून 2022 को ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारतीय सेना के बीच नवी आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता ये देहरादून में आयोजित की गई। चलो मुझे बताओ, अभी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा लिस्बन में। और भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो मुंबई में होगा। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी किस देश ने भारत के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय छात्रों को 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो आंसर होगा यूके। तो अभी यूनाइटेड किंगडम ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर 2022 से यूके में पढ़ने वाले जितने भी भारतीय छात्र हैं उनको 75 पूरी तरह से वित्त पोषित स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। तो शीर्ष भारतीय कंपनियों के सहयोग से इस छात्रवृत्ति की पेशकश की जा रही है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी यूके के द्वारा किस भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोगों को देना है। आप जानते हो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पे होने वाले हैं? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। साथ में ये भी बता दो 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पर होंगे? तो इस प्रश्न में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली पहली राज्य विधानसभा कौन सी है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अभी पंजाब बजट सत्र के दौरान पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। अभी उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को फौरन वापस लिया जाना चाहिए। इसकी वजह से देश भर में विरोध हुआ और पंजाब में भी इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अच्छा, अग्निपथ योजना, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप जानते भी हो। आपको ये तो याद ही है, भारतीय सेना में युवाओं को भर्ती करने के लिए है ये अग्निपथ योजना, और इसमें जिन युवाओं का चयन होगा उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। कितने साल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, कितने सालों के लिए है ये योजना, मतलब कितने सालों के लिए आपका चयन किया जाएगा? तो 4 सालों के लिए, जिसमें शुरुआत के 6 महीने तो आपके ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। तीनों सेनाओं में आप जा सकते हो, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, और ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों पर इसमें भर्तियां होंगी। किस उम्र से कब तक लिया जाएगा? तो 17.5 वर्ष से लेके 21 साल तक। पर अभी पहला जो साल है इसमें 2 साल की छूट दी जा रही है, यानी कि 23 साल तक के छात्रों को इसमें लिया जाएगा। और इन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन क्यों कर दिया, 2 साल क्यों बढ़ा दिए? जब ये प्रश्न हमने पढ़ा था तब मैंने आपको तब भी बताया था कि सरकार का कहना है कि पिछले 2 साल से जब कोविड आ गया था हमने वैकेंसी नहीं निकाली थी, तो उन बच्चों का नुकसान न हो इसलिए हम 2 साल का एक्सटेंशन इसमें रख रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि सारे बच्चे रिटायर्ड नहीं होंगे, हर बैच में 25% सैनिकों को सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। अब वो 25% किन बच्चों को रोकेंगे या सेलेक्ट करेंगे वो तो आगे पता लगेगा, अभी कुछ नहीं बताया इस बारे में। और बस ये बताया था कि रिटायर्ड होने के बाद जो भी मतलब सैनिक रिटायर्ड हो जाएंगे 4 साल की सेवा करने के बाद, तो रिटायरमेंट के तौर पर एक विशेष पैकेज देगी सरकार, जिसे सेवा निधि पैकेज नाम दिया गया है, जिसमें उन्हें 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में विभिन्न आयुष आधारित पहलों का एक संग्रह किसने जारी किया? तो आंसर होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने भविष्य में कोविड-19 के संभावित प्रकोप से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आयुष आधारित प्रथाओं का एक संग्रह जारी किया है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बने अभी नए, कौन? डॉक्टर सुमन केबेरी। उन्होंने कहा कोविड-19 के दौरान राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की आयुष प्रथाओं ने कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया, इससे जुड़ी जानकारी साझा करना बेहद जरूरी है। नीति आयोग की बात करें तो आप जानते हो इसे योजना आयोग के जगह पे लाया गया था सन 2015 में। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष और सीईओ बदल गए हैं। उपाध्यक्ष नए बन गए हैं, कौन? डॉक्टर सुमन केबेरी। लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे इसके फर्स्ट नंबर के? अरविंद पनगड़िया। और अभी नए सीईओ कौन बन गए? अमिताभ कांत की जगह परमेश्वरन अय्यर।
और इसके पहले फर्स्ट नंबर के सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि गेल के सीएमडी कौन बने हैं? तो आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता। और गाइस प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अपने फैमिली में, तो प्लीज एक बार वीडियो के लिंक उनके साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अपनों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाना। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, इन चीजों को आप लंबे समय तक याद रख सकें, इसके लिए इन सभी क्वेश्चंस की क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है। आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आपको पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।